Students, once again we are here to discuss a new topic, Fajans rule. Fajans rule. In previous video we have studied about the dipole moment and polarity of bonds, what is non-polar bond and what is polar bonds. Today we will discuss about Fajans rule. What is Fajans rule? एक्चुअल में बेटा फजांस ने आयनिक बॉन्ड में पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए एक अपना रूल दिया कि आयनिक बॉन्ड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं पार्शियली। इसको एक्सप्लेन करने के लिए फजांस ने रूल दिया, दैट इज नोन एज फजांस रूल। क्या हमने कहा? पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड में पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। ओके बेटा, इसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन देखें फजांस रूल का, तो फजांस रूल ये कहता है कि कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं, और कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता, उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर होते हैं। ओके बेटा, हमारी बात ध्यान देंगे। क्या उन्होंने कहा कि किसी भी आयनिक बॉन्ड या कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक बॉन्ड नहीं होता, उसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं, एंड कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर होते हैं, आयनिक बॉन्ड के कैरेक्टर होते हैं। ओके, तो इन्होंने अपने फजांस रूल ने क्या कैसे एक्सप्लेन किया या क्या रूल दिया, तो वन बाय वन हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा when a cation approaches towards anion, जब एक केटायन एनायन के टूवर्ड्स अप्रोच करता है, जाता है, देन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ anion attracted towards cation and electron clouds become distorted। क्या हो जाता है? डिस्टॉर्टेड हो जाता है। दिस इज नोन एज पोलराइजेशन। दिस इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ एनायन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पोलराइजेशन ऑफ एनायन। बात ध्यान से सुनेंगे। व्हेन अ केटायन, सपोज करो ये केटायन है हमारे पास, ओके, ये क्या है? केटायन है, और ये एनायन है। क्या है? ये एनायन है, ठीक है। अब ये एनायन है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ये केटायन है, तो ये इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, जब केटायन इसके क्लोज जाएगा, नज़दीक जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो इस केटायन के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा, केटायन की तरफ अट्रैक्ट होगा, और इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन के क्लाउड जो है इस तरफ आ जाएंगे। किस तरफ आ जाएंगे? इस केटायन की तरफ आ जाएंगे। इस केटायन की तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आ जाएगा। ओके, इस को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन ऑफ एनायन। इसे क्या कहते हैं बेटा? पोलराइजेशन ऑफ एनायन। उन्होंने क्या बताया? ध्यान से समझेंगे। जब एक केटायन एनायन के अप्रोच करता है, हम क्लोज जाता है, नज़दीक जाता है, तो एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये केटायन है, ये एनायन है। एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो केटायन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और उस इलेक्ट्रॉन का क्लाउड डिस्टार्ट हो जाएगा। इसका शेप देखिए, डिस्टर्ब हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्फेरिकल था, अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड केटायन की तरफ आ गया, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन ऑफ एनायन। एनायन का पोलराइजेशन हो गया, मीन्स केटायन की तरफ अट्रैक्ट हो गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जिससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो गया, उसका शेप डिस्टर्ब हो गया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोलराइजेशन ऑफ एनायन। और इस प्रोसेस में उन्होंने दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताया? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताया कि जो केटायंस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर रहा है,
उसकी टेंडेंसी को बोलते हैं, उसके इफेक्ट को बोलते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन। क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन। तो केटायन की पोलराइजिंग पावर होती है, ओके, पोलराइजिंग पावर बोलते हैं उसको। ध्यान से मेरी बात सुनिए फिर से। जब केटायन एनायन के क्लोज जाएगा तो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अट्रैक्ट करेगा केटायंस, ओके। इसको क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन ऑफ एनायन। एंड केटायन का एनायन के इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर है, केटायन एक पावर से अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को। जिस पावर से अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को केटायन, दैट इज नोन एज पोलराइजिंग पावर तो ऑफ केटायन। उसको क्या बोलेंगे? पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन। इस तरह से केटायन की पोलराइजिंग पावर होती है जिस पावर से वो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जब केटायन एनायन के क्लोज जाएगा तो एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है केटायन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन ऑफ एनायन। तो दो टर्म आया, पोलराइजेशन ऑफ एनायन एंड पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन। और एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का केटायन की तरफ अट्रैक्ट हो जाने की जो टेंडेंसी है, दैट इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन आर पोलराइजेबिलिटी। तो थर्ड एक इम्पॉर्टेंट टर्म इसमें है पोलराइजेबिलिटी। बात समझ में आई बेटा? क्या हमने बताया? द टेंडेंसी ऑफ एनायन टू अट्रैक्ट टूवर्ड्स द केटायन इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी। तो तीन टर्म आपको इसमें ध्यान रखना, तभी फजांस रूल आपको समझ में आएगा। फर्स्ट टर्म है पोलराइजेशन। केटायन जब एनायन के क्लोज जाता है तो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड केटायन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, जिससे इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाता है। दिस इज नोन एज पोलराइजेशन, ओके। एंड केटायन इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को जिस पावर से अट्रैक्ट करता है, दैट इज नोन एज पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन। वो केटायन का पोलराइजिंग पावर होता है। एंड एनायन की टेंडेंसी के इलेक्ट्रॉन क्लाउड केटायन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो एनायन की टेंडेंसी को बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा? पोलराइजेबिलिटी, ओके। बात हमारी को समझ में आ रही है? हाँ। अब उन्होंने क्या बताया फजांस ने कि जब कोई केटायंस, अब ध्यान देंगे बेटा, तीनों टर्म को ध्यान देते हुए ध्यान देंगे बात फजांस रूल को, कि उन्होंने बताया कि एक्चुअली जब कोई केटायंस एनायन के क्लोज जाता है तो केटायन जब एनायन के क्लोज जाएगा तो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड केटायन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिससे ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो एनायन का है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। इस तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज़्यादा हो गया, इस तरफ कम हो गया। और जब ये इस केटायन के तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इस केटायन के जो पॉजिटिव चार्ज है उससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज होगा। और जब वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा बेटा, तो क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो गया तो उसमें आयनिक जो कैरेक्टर है वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आयनिक होने का मतलब कि पॉजिटिव निगेटिव में सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना। जब ये केटायन इलेक्ट्रॉन के क्लाउड केटायन की तरफ आएंगे तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड निगेटिव है, तो दोनों क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो उस आयनिक कैरेक्टर उसका जो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ जाएगा? उसमें कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा? कोवलेंट इंक्रीज कर जाएगा। दैट मीन्स जब कोई केटायंस एनायन के क्लोज जाएगा तो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, जिससे केटायन की तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आएगा। दैट मीन्स अगर इन सेंस हम कहें तो पोलराइजेशन अगर हो रहा है ऑफ एनायन का, तो ज़्यादा पोलराइजेशन होगा एनायन का तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज कर देगा, क्योंकि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन क्लाउड चले आएंगे केटायन की तरफ, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा और कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। ओके बेटा, तो बात कुछ समझ में आ रही है क्या फजांस ने कहा? हाँ, फजांस रूल के अकॉर्डिंग जब कोई केटायंस एनायन के अप्रोच में जाएगा तो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्ट हो जाएगा केटायन की तरफ, जिसे पोलराइजेशन कहेंगे। और अगर पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन का क्लाउड न्यूक्लियस के अट्रैक्ट हो जाएगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, जिससे उसमें आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगा और कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। ओके बेटा, तो आप बात हमारी समझ गए होंगे। अब ये हो गया कि जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतनी ही ज़्यादा जो है कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ओके बेटा, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ फजांस रूल से मिली कि पोलराइजेशन पावर अगर इंक्रीज करेगी तो आप लिख सकते हैं ग्रेटर द पोलराइजेशन
पावर ग्रेटर द कोवेलेंट करेक्टर, कोवेलेंट करेक्टर वहाँ क्या होगा बेटा, ग्रेटर होगा। ओके, अगर पोलराइजेशन ज़्यादा है, पोलराइजेशन क्या है, ज़्यादा है, तो वहाँ पे पोलराइजेशन पावर अगर ज़्यादा है तो कोवेलेंट करेक्टर ग्रेटर होगा। मीन्स केटायन अगर स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर ले रहा है इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को, तो उतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो आयनिक करेक्टर डिक्रीज कर जाएगा, कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि कोवेलेंट में जो है आयनिक करेक्टर नहीं होता, उसमें न्यूट्रलाइज होकर रहते हैं इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। बात हमारी समझ आ रही है बेटा? हाँ, अब हम बात करते हैं कोवेलेंट करेक्टर के फेवर के फैक्टर्स कौन है, या विच फैक्टर गवर्न द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, विच फैक्ट, आप हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स, इसको इरेज कर दे रहे हैं ताकि सारी बातें हम इसमें नोट कर सकें। तो फजान रूल समझ में आया बेटा? जितनी एनायन की पोलराइजेशन जितना हाई होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज करेगा, केटायन की पोलराइजिंग पावर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जो है कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज करेगा। अब हम यही पढ़ेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फेवर्ड बाय, मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन फेवर्ड बाय, कब फेवर करेगा, मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कब ज़्यादा होगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ फजांस रूल के अकॉर्डिंग, फजांस रूल के अकॉर्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कब फेवर करेगा, मीन्स कोवेलेंट करेक्टर कब इंक्रीज करेगा। पहला पॉइंट उसमें है स्मॉल साइज ऑफ केटायन, स्मॉल साइज ऑफ केटायन, केटायन की साइज स्मॉल होगी बेटा तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी केटायन की, ज़्यादा होगी। ठीक है, जब पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी केटायन की तो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो कोवेलेंट करेक्टर उसमें इंक्रीज कर जाएगा। तो पहला इंपॉर्टेंट जो है फेवरेबल कंडीशन है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए या कोवेलेंट बॉन्ड करेक्टर इंक्रीज होने के लिए, स्मॉल साइज ऑफ केटायन, केटायन की साइज स्मॉल होनी चाहिए। जैसे LiCl है बेटा और NaCl है, आपसे हम पूछे किसमें कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, तो लिथियम की साइज स्मॉल होती है, सोडियम की साइज उसकी रिस्पेक्ट में बड़ी होती है, तो लिथियम का साइज स्मॉल है इसलिए इसमें कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, और NaCl में कोवेलेंट करेक्टर लेस होगा, कम होगा। ओके, तो कोवेलेंट करेक्टर किसमें ज़्यादा होगा, कोवेलेंट करेक्टर इज मोर इन LiCl, लिथियम क्लोराइड में। ठीक है ना? ओके बेटा, समझ में आ गई आपको बात? साइज जितना देखो, आप देखो साइज अगर स्मॉल है केटायन की तो वो छोटे से साइज में प्रोटॉन है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड है, तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जब यहाँ पे आएगा तो बहुत ही हाईली इसको अट्रैक्ट करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन के क्लाउड ज़्यादातर इस तरफ डिस्टार्ट हो जाएंगे। जब इस तरफ डिस्टार्ट हो जाएंगे या इलेक्ट्रॉन के क्लाउड इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे ज़्यादा, तो इस तरफ अट्रैक्ट हो जाने से ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज हो गया प्रोटॉन से तो इसमें कौन सा करेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाएगा, इसलिए साइज स्मॉल होने पे कोवेलेंट करेक्टर फेवर करता है, कोवेलेंट बॉन्ड फेवर करता है। बात समझ में आ गई बेटा? ओके, चलिए अब दूसरा करेक्टर देखते हैं। दूसरा कौन सा फैक्टर है जो फेवर करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, लार्ज साइज ऑफ एनायन। सेकंड है लार्ज साइज ऑफ एनायन, लार्ज साइज ऑफ एनायन, तो सेकंड है आपका लार्ज साइज ऑफ एनायन। अब बताओ बेटा, एनायन बहुत बड़ा है, ये देखो एनायन हम इतना बड़ा बना दिए, न्यूक्लियस इसका है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड बहुत ज़्यादा होगा। ओके, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा तो न्यूक्लियस से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा, मीन्स उसको न्यूक्लियस वीक फोर्स से होल्ड किए होगी, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है तो न्यूक्लियस उसको उतना स्ट्रांगली नहीं होल्ड कर पाएगा, थोड़े से इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्री रहेंगे। जब फ्री रहेंगे तो कोई भी केटायंस अगर इसके पास आएगा तो ईजिली ये क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्ट होकर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ ज़्यादा आ जाएगा। तो अगर एनायन की साइज़ बड़ी है तो एनायन की जो पोलराइजेशन है पावर, या कह सकते हो एनायन की पोलराइजेशन हाई होगी। ओके, पोलराइजेशन ऑफ एनायन हाई होगा कब, जब एनायन की साइज़ बड़ी होगी। एनायन की साइज़ बड़ी होगी
तो न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो वीकली होल्ड होगा, उसको स्ट्रांगली ये नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि बड़ा साइज़ है, बड़े साइज़ होने से न्यूक्लियस का फोर्स उतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन के क्लाउड थोड़े से फ्री होंगे, तो जैसे ही कैटायन इसके क्लोज जाएगा और इसको क्या करेगा, इजीली अट्रैक्ट कर लेगा, मीन्स एनायन का पोलराइजेशन हाई होगा। तो एनायन का पोलराइजेशन हाई होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करने के लिए क्या होना चाहिए, लार्ज साइज ऑफ एनायन होना चाहिए। ओके बेटा, क्या होना चाहिए, लार्ज साइज ऑफ एनायन होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए भाई बड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, छोटा सा न्यूक्लियस है, तो वो उसको पकड़ पाएगा नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड पूरी तरह से जो है ग्रिप में या पकड़ में नहीं रहेगा न्यूक्लियस के। तो जैसे कोई कैटायन जाएगा वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्ट हो जाएगा तो कैटायन के पास जाके न्यूट्रलाइज हो जाएगा और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। इसीलिए जैसे हम यहाँ पे लिखे Li लिथियम आयोडाइड है, LiBr है, ठीक है, उसके बाद LiCl है और LiF है। तो किस में ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, तो साइज़ किसकी बड़ी है, किस एनायन की, I की बड़ी है साइज़, इसलिए लार्जर साइज़ है तो इसकी पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, एनायन का पोलराइजेशन, इसलिए इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तब इसमें होगा देन इसमें होगा। ओके बेटा, समझ में हमारी बात आ रही है, क्योंकि आयोडीन की साइज़ बड़ी है इसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, फिर ब्रोमीन की है उससे कम ब्रोमीन का पोलराइजेशन, Cl का और कम और फ्लोरीन का सबसे कम, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा लिथियम आयोडाइड में, फिर उससे कम लिथियम ब्रोमाइड में, लिथियम क्लोराइड में, सबसे कम लिथियम क्लोराइड में। ओके, तो बात समझ में आ गई होगी आपको। अब चलते हैं थर्ड पे, चार्ज ऑन द कैटायन और एनायन। अब आप बताओ बेटा, थर्ड फेवरेबल कंडीशन है चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। अगर कैटायन और एनायन पे चार्ज बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो अगर कैटायन पे बढ़ता है तो उसकी पोलराइजिंग पावर इंक्रीज कर जाएगी, एनायन पे अगर चार्ज बढ़ता है तो उसकी पोलराइजेशन बढ़ जाएगा उसका। ओके, तो ध्यान देना हमारी बात की, लार्ज चार्ज ऑन कैटायन और एनायन हैव मोर पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन आर, अगर एनायन पे है तो आर पोलराइजेशन ऑफ एनायन, एनायन का पोलराइजेशन हाई हो जाएगा। अगर कैटायन पे चार्ज ज़्यादा है तो उसकी पोलराइजिंग पावर इंक्रीज कर जाएगी, एनायन पे अगर निगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो उसकी पोलराइजेशन इंक्रीज कर जाएगा एनायन का। दोनों केसेज में अगर कैटायन का पोलराइजिंग पावर इंक्रीज कर गया और एनायन का पोलराइजेशन इंक्रीज कर गया तो दोनों केसेज में क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएगा कैटायन की तरफ, जिससे कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। ओके बेटा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर दोनों केसेज में इंक्रीज करेगा, कब, जब कैटायन पे ज़्यादा चार्ज हो या एनायन पे ज़्यादा चार्ज हो। ओके बेटा, जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं, हमारे पास NaCl है, फिर MgCl2 है, फिर AlCl3 है, ठीक है बेटा। इस पे देखिए Na पे 1 चार्ज, Mg पे 2 चार्ज और Al पे 3 चार्ज होगा। तो चार्ज किस कैटायन पे ज़्यादा है, इस कैटायन पे एल्युमिनियम पे ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड में होगा, ठीक है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में होगा, AlCl3 में। बात समझ में आ रही है। और उससे कम किस में होगा, MgCl2 में, सबसे कम किस में होगा, NaCl में। क्यों, क्योंकि Al पे ज़्यादा चार्ज है। ओके, ज़्यादा चार्ज होगा तो पोलराइजिंग पावर उसकी ज़्यादा होगी। समझ में आ गई होगी बात। लास्ट वन जो है फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। इसको आप फोर्थ पढ़ लेंगे बेटा, फोर्थ फैक्टर, ये देखिए फोर्थ है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये थोड़ा सा नया टॉपिक है, नया टर्म है आपको समझने के लिए। स्यूडो मतलब होता है बेटा नकली, स्यूडो मीन्स नकली, जो फॉल्स है, जो सही नहीं है। ओके, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दैट मीन्स अगर किसी एटम में
नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन की तरह कॉन्फ़िगरेशन हो बट वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन ना हो तो उसे कहते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स अगर किसी भी एटम के पास 18 इलेक्ट्रॉन है किसी सेल में या आउटर मोस्ट सेल में तो वहाँ पे हम उसको कहते हैं कि उसका स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। जबकि आप जानते हो कि नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नोबल गैस के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं NH2 NP6। मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन का अगर कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट सेल में तो उसे हम क्या कहेंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बट स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन हो। कितने इलेक्ट्रॉन हो, 18। तो फजांस रूल में ये फैक्टर स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अफेक्ट करता है, अगर किसी एटम में स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो उस केटायन की पोलराइजिंग पावर हाई होगी। ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केटायन यहाँ लिख लेंगे। केटायन के बाद हम करें कि केटायन का स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर है तो वो उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, हाई होगी। तो आप इसको नोट कर लेंगे। इफ़ केटायन है, हम बोल रहे हैं आप नोट कर लेंगे, इफ़ केटायन है pseudo noble gas configuration then its polarizing power will be high and they have more covalent character। ओके बेटा, तो जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कॉपर का, तो CuCl है एंड उसके बाद NaCl की बात करते हैं, दोनों में किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो जैसे कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1 और 3d10 हो जाएगा। आप बेटा जानते हो कॉपर का एक्सेप्शनल केस होता है, इसलिए s में से एक इलेक्ट्रॉन जो 2 होना चाहिए था जम करके d में चला जाता है और ये होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दो आप, ये 3s और ये 3d वाला, ओके, जिसको हमने यहाँ पे सर्कल किया हुआ है, ध्यान देना बेटा को। तो इसमें 2 6 2 8 8 10 18, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 4s1 यहाँ पे कर दे रहे हैं। अब देखो ये आप समझ में आएगी बात, ये देखो यहाँ पे आ गया ना। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। 18 इलेक्ट्रॉन अगर है तो कौन सा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करा है, इसलिए इसकी इस केटायन की मतलब कॉपर के जो केटायन है इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, हाई होगी। इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी बेटा, पोलराइजिंग पावर हाई होगी। पोलराइजिंग पावर हाई है तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। जबकि NaCl में Na की बात करें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन 1s2 2s2 2p6 और 3s1 होता है। ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई नोबल गैस या स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है नहीं। ओके, तो इसलिए यह इसकी पोलराइजिंग पावर लो और Cu की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर CuCl में ज़्यादा है और NaCl में लेस है। बात समझ में आई बेटा, बोलो हाँ। तो ये है स्यूडो नोबल गैस कन्वर्शन। इस तरह से आपका फजांस रूल क्लियर हो गया। इसको आप वीडियो को बार बार 1-2 बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे, फिर जो भी कन्फ्यूज़न होगा ऑनलाइन क्लास में आप आपको दूर कर देंगे। थैंक यू बेटा।